हाँ, तो ये है पश्चिमीकरण के नया टॉपिक स्टार्ट यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। पश्चिमीकरण का नया टॉपिक, और ये एक्चुअली ये यूनिट है, ये यूनिट 4 है ना। यूनिट 2 हम पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि संबंधित टॉपिक हैं दो यूनिट 4 में, एक है पश्चिमीकरण और दूसरा टॉपिक है उत्तर आधुनिकीकरण। ठीक है, यहां पर मैं यूनिट लिख देता हूं, नहीं तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कहां से आ गया। यूनिट 4 है। यूनिट 4 के दो टॉपिक हम यहीं पर कवर कर लेंगे, तो फिर वहां पर आपको नहीं करना पड़ेगा अलग से। वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण। उस दिन मैंने डायरेक्ट पश्चिमीकरण का स्टार्ट कर दिया था टॉपिक, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। जब हम उस समय पढ़ रहे थे तो ये वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से। मेरे ख्याल से बच्चों ने लिख भी लिया होगा, है ना, लेकिन मैंने फिर थोड़ा सा इसमें करेक्शन किया है। यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट है, और इसमें मैंने समझाने का प्रयास ये किया है कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, दो तरीके से हो रहे हैं, है ना। भारत में सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो दो तरीके से हो रही है, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। इन दोनों ही अवधारणाओं को देने वाले जो विचारक हैं वो हैं डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास, ये समाजशास्त्रियों में भी इनका नाम आता है, मानव शास्त्रियों में भी इनका नाम आता है। और एम.एन. श्रीनिवास जो है ये रेडक्लिफ ब्राउन के शिष्य कहे जाते हैं, यानी ये अपना जो गुरु है वो रेडक्लिफ ब्राउन को मानते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, ये जो है संरचनात्मक प्रकारात्मक के विचारक हैं। इन्होंने जो है समाज और संस्कृति का जो अध्ययन किया है वो संरचनात्मक तथा प्रकारात्मक दृष्टिकोण से किया है। तो डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ये जो है रेडक्लिफ ब्राउन को अपना गुरु मानते हैं, और उनके कहने पर ही, उनसे प्रेरित होकर के ही उन्होंने जो है ये दोनों अवधारणाएं दी हैं, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों का अध्ययन किया है ना। दो तरीके से अध्ययन किया है, एक संस्कृतिकरण के आधार पर, एक पश्चिमीकरण के आधार पर। ठीक है, ये दोनों अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं? ये दी गई हैं डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास, जिसका हम जिक्र आगे करने वाले हैं। लेकिन आपके सिलेबस में संस्कृतिकरण नहीं दिया हुआ है, आपके सिलेबस में दिया गया है पश्चिमीकरण, है ना। सिलेबस में एक्चुअली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नहीं दी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी दे दी हैं जो गैर जरूरी है, इनका कोई मतलब नहीं है। जैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट अवधारणा है, इसको देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दी है। जिनका कोई मतलब ही नहीं है, बहुत गैर जरूरी चीजें दी गई हैं सिलेबस में, है ना। जो सब्जेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, जिनके बारे में ज्यादा पूछते नहीं थे, वो अवधारणा यहाँ पर दी गई है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सिलेबस में गायब है, जो कि होना चाहिए था। जो समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट अवधारणाएं मानी जाती थी, जैसे एक प्रभु जाति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा मानी जाती, उसका भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है एम.एन. श्रीनिवास ने। एक पवित्र संकुल करके कॉन्सेप्ट आता है, वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसका भी यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया सिलेबस में। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट अवधारणाएं जो है नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण दो अवधारणाएं हैं, और दोनों के माध्यम से डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने बताया है कि भारत में किस तरह से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो देश के अंदर ही हो रही है, उसके कारक है देश के अंदर, है ना। संस्कृतिकरण के बारे में मैंने हल्का सा बताया था, क्योंकि सिलेबस में चूंकि है नहीं आपके, इसलिए ज्यादा डिटेल हमें यहाँ पर नहीं करना है। संस्कृतिकरण का मतलब होता है जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति के तौर तरीकों को, उसके मूल्यों को, उसकी परंपराओं को
उसकी जो प्रथाएं हैं उसको जब अपना लेते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संस्कृतिकरण। ठीक है, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है। संस्कृतिकरण का मतलब होता है एक निम्न जाति के जो लोग हैं जब उच्च जाति के लोगों की प्रथाओं, परंपराओं, मूल्यों को अपनाते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया जो होती है उसको हम संस्कृतिकरण बोलते हैं। एक इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण में निम्न उच्च का नहीं है। किसी भी एक जाति या वर्ग या धर्म के लोग दूसरी जाति, वर्ग या धर्म के लोगों की जो परंपराएं हैं, मूल है, उसको अपनाते हैं तो उसको बोलते हैं पर संस्कृति ग्रहण। ठीक है ना, पर संस्कृति ग्रहण। और ये है संस्कृतिकरण, है ना, दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर है कि देश के अंदर ही जो है इसके कारक विद्यमान हैं, बाह्य कारक इसमें उत्तरदायी नहीं है। किसके लिए? संस्कृतिकरण के लिए। जबकि पश्चिमीकरण के लिए बाह्य कारक उत्तरदायी है ना। बाहरी जो लोग हैं यानी पश्चिमी जो सभ्यता है, पश्चिमी जो समाज है, पश्चिमी जो देश है, उनके द्वारा प्रभावित यहां पर किया जाता है लोगों को, है ना। तो उनके प्रभाव में आकर के देश के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, समाज में जो परिवर्तन होते हैं, उसको हम बोलते हैं पश्चिमीकरण। इसका डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? पश्चिमी देशों, पश्चिमी देश मतलब यूरोप भी आ जाएगा, उसमें उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, उसमें दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, है ना। इन सभी समाजों द्वारा हमारे देश के अंदर जो प्रभाव छोड़ा जाता है, उनके प्रभाव में आकर के देश में जो भी परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन देश के अंदर होते हैं, किसकी वजह से? पश्चिमी समाजों की वजह से, पश्चिमी देशों की वजह से। उनके जो तौर तरीके हैं हम अपना लेते हैं, है ना। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी जो समाज है, उनको देख करके हम उनके तौर तरीकों को जब अपना लेते हैं, उस तरह का हम व्यवहार करने लगते हैं, उस तरह का हम खान पान, वेशभूषा अपना लेते हैं, तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कह देते हैं पश्चिमीकरण, जिसका हम डिटेल करेंगे। तो इसका पश्चिमीकरण जो चल रहा है हमारे यहाँ पर, इसका कारक कौन सा है? बाह्य कारक है, इसका आंतरिक कारक है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है आप लोगों को, ताकि आप जो है दोनों कॉन्सेप्ट को समझ सके। फिर यहाँ पर मैंने बताया है संस्कृतिकरण प्लस पश्चिमीकरण, आधुनिकरण, यानी संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों को मिला करके होता है आधुनिकीकरण, है ना। आधुनिकीकरण तो नई जो चीजें हैं, नए तौर तरीके हैं, चाहे वो संस्कृतिकरण के अंतर्गत हो, चाहे पश्चिमीकरण के अंतर्गत हो, है ना। तो दोनों को मिलाकर के जो प्रोसेस होती है उसको हम कह देते हैं आधुनिकीकरण। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। पश्चिमीकरण के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? यहां पर देखो लिखा हुआ है, प्रस्तावना अर्थ ये कॉमन ही रहता है। भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया की अवस्थाएं, लक्षण, प्रकृति, विशेषताएं, भारत में इसका प्रभाव और आलोचना, निष्कर्ष, इतनी चीजें हमें जो है पश्चिमीकरण के अंतर्गत पढ़नी है। अब यहां से स्टार्ट होता है टॉपिक। जैसा मैंने अभी बताया था कि पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण दोनों ही अवधारणाएं जो देने वाले विद्वान माने जाते हैं वो हैं डॉक्टर M.N. श्रीनिवास, और इनकी बहुत फेमस पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है, और पहले विचारक हैं जिन्होंने इस अवधारणा को दिया है, और इसके माध्यम से भारतीय समाज में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से ब्रिटिश प्रभावों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि किसने अवधारणा दी है और उनकी पुस्तक कौन सी है जिस पुस्तक में उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो ये आपको 2 नंबर के हिसाब से पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, है ना। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई या उन्होंने किस पुस्तक में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया, तो इस तरीके से ये 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लियर है चीज। तो आगे इसका फिर मीनिंग है, अर्थ। देखिए, दो तरीके से मैंने इसका अर्थ बताया है, एक वैश्विक संदर्भ में, एक भारतीय संदर्भ में, क्योंकि दोनों के संदर्भ में इसका अलग अलग मतलब है, अलग अलग अर्थ है ना। वैश्विक संदर्भ में ये ओवरऑल बताया जाता है। ओवरऑल का मतलब यहां पर यह है कि जो पश्चिमी समाज हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनके प्रभाव में आकर के गैर पश्चिमी देश या पूर्वी देशों में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी चेंजेज होते हैं, कहां पर, उनके मूल्यों में, उनके रीति रिवाजों में, उनकी परंपराओं में, प्रथाओं में जो भी परिवर्तन होते हैं, ये इस परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं पश्चिमीकरण। ठीक है, तो ये ओवरऑल अवधारणा है, ओवरऑल अर्थ है। ठीक है, पश्चिमी जो देश हैं, पश्चिमी जो समाज हैं, उनके प्रभाव के कारण गैर पश्चिमी देशों या पूर्वी देशों में, पूर्वी देशों के मूल्यों, परंपराओं, प्रथाओं में जो भी परिवर्तन होते हैं, इनकी प्रक्रिया है। मतलब पश्चिमीकरण एक प्रक्रिया है जो क्या बताती है, ये बताती है कि पश्चिमी देशों की वजह से गैर पश्चिमी जो देश हैं, यानी पूर्वी जो देश हैं, उनमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन कहां पर हो रहे हैं, किसमें हो रहे हैं, इन देशों के मूल्यों में, इन देशों की प्रथाओं में, इन देशों की परंपराओं में, इन देशों के खान पान, वेशभूषा, बोलचाल ना, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, इसकी प्रक्रिया को कहा जाता है पश्चिमीकरण। तो ये ओवरऑल डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। देखिए, पश्चिमीकरण परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पश्चिमी समाजों के मूल्यों, रीति रिवाजों तथा व्यवहारों द्वारा पूर्वी समाजों के मूल्यों तथा व्यवहारों को प्रभावित किया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो एक तरफ है पश्चिमी समाज और दूसरी तरफ है गैर पश्चिमी या पूर्वी समाज। पूर्वी समाज यानी इंडिया है, चाइना है ना, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ये सारे क्या है, गैर पश्चिमी देश है, पूर्वी देश है। तो इनमें जो है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस या इन परिवर्तनों की जो प्रक्रिया है उसको हम कह देते हैं पश्चिमीकरण। तो आ गया समझ में पश्चिमीकरण मतलब? बहुत सिंपल चीज है, बहुत इजी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि जो पश्चिमी समाज हैं, उनके प्रभावों के कारण गैर पश्चिमी समाजों या पूर्वी समाजों के मूल्यों, प्रथाओं, परंपराओं में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहा जाता है। बस, ठीक है, ये तो हो गया अर्थ वैश्विक संदर्भ में। इसके बाद फिर मैंने भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ बताने का प्रयास किया हुआ है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ केवल भारत में ब्रिटिश प्रभाव के कारण, भारत में ब्रिटिश प्रभाव के कारण जो भी परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहा जाता है। तो ये एक संकुचित धारणा भी है इसकी, है ना। एमएन श्रीनिवास ने केवल इसी को पश्चिमीकरण कहा है ना। इसको हम व्यापक और संकुचित अर्थ के रूप में भी बता सकते हैं, है ना। केवल यहां पर बताने का प्रयास किया गया है कि भारत में जो अंग्रेजी शासन था, लगभग आप माने तो 190 साल तक भारत में अंग्रेजी शासन रहा है। तो इन वर्षों में जो भी यहाँ पर अंग्रेजी शासन के दौरान, अंग्रेजी शासन के प्रभाव के कारण भारत में जो भी परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों की प्रक्रिया को भारतीय संदर्भ में पश्चिमीकरण कहा जाता है। डॉक्टर एमएन श्रीनिवास ने इसी संदर्भ में इसकी डेफिनेशन दी है। उनका कोटेशन, उनकी जो डेफिनेशन, उन्होंने यही कहा है कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के लिए अंग्रेजी शासन काल में भारत के समाज, भारतीय समाज तथा संस्कृति के अंतर्गत जो परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों के लिए मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है। ये उन्होंने क्लियर लिखा है, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, आप नोट्स में मिलेगी, यहाँ पर मैंने उसको मेंशन नहीं किया है,
कि नोट्स आपको जो मिलेंगे तो उसमें वो डेफिनेशन मैंने लिखी है। तो उन्होंने यही कहा है कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों के लिए किया है जो भारतीय समाज तथा संस्कृति में 150 वर्षों के दौरान अंग्रेजी शासन के समय जो यहाँ पर हुए हैं, उन्हीं के लिए केवल उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग बहुत सीमित तौर पर किया है, बहुत संकुचित अर्थ में किया है। ठीक है, तो यह है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप भारत में हुए परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये भारतीय संदर्भ में पश्चिमीकरण की बात कही गई है। और यहाँ पर फिर मैंने इसको डायग्राम के जरिए बताया है कि पश्चिमी समाज देश पश्चिमीकरण और पूर्वी समाज देशों में परिवर्तन, उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हुए हैं, उसको हम पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो पश्चिमीकरण एक प्रक्रिया है। आई बात समझ में? कुल मिला के क्या है? पश्चिमीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऐसे परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जो पश्चिमी समाजों के प्रभाव के कारण पूर्वी समाजों में या गैर पश्चिमी समाजों अथवा देशों में हुए हैं या हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके मीनिंग के बारे में मैंने बताया हुआ है। इसके आगे है, हटा दूं इसको। अब भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया की अवस्थाएं मैंने बताई, चरण, स्टेजेस। भारत में पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया हुई है उसकी अवस्थाएं या चरण के बारे में यहां पर मैंने लिखा हुआ है। कहीं कहीं 2 ही चरण मिलते हैं, कहीं कहीं 3 चरण मिलते हैं। तो मैंने 3 चरण यहां पर बताए हुए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और फिर इनको यहाँ पर आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्राथमिक चरण में किस तरह से पश्चिमीकरण हुआ है, इसकी प्रक्रिया हुई है। लोक परंपराएं इसके अंतर्गत आती हैं। लोक परंपराओं में जो भी चेंजेस हुए हैं पश्चिमीकरण की वजह से, वो जो है प्राथमिक पश्चिमीकरण के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले इनका पश्चिमीकरण हुआ, ऐसा नहीं समझना है। इसका अर्थ उल्टा भी निकाला जा सकता है। आप सोचेंगे प्राथमिक पश्चिमीकरण मतलब सबसे पहले इनका हुआ। पश्चिमीकरण देखा जाए तो नगरों में हुआ, नगरों में हुआ, फिर गांव में हुआ और फिर जनजाति वर्ग में हुआ, इस तरह से हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर पश्चिमीकरण, प्राथमिक पश्चिमीकरण जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो लोक परंपराएं हैं, जनजातियों की जो परंपराएं, प्रथाएं हैं, उनमें जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया हुई है उसको प्राथमिक पश्चिमीकरण के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना। भारत की लोक परंपराओं जैसे भगोरिया उत्सव मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, में पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से परिवर्तन हो रहे हैं ना। अभी भगोरिया मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा ना। हाँ, तो वहां पर जो है पहले किस तरह से भगोरिया उत्सव मनाया जाता था, अब कितना चेंज आ गया है, नई नई टेक्नोलॉजी अब उसमें यूज होने लगी है, नए तरीके से जो है उसमें उसको प्रस्तुत किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें जो है परिवर्तन को व्यक्त करती हैं। जनजातियों का ईसाईकरण हो रहा है, बहुत सारी जनजातियां जो है ईसाई धर्म अपना रही हैं, है ना। और ये स्थानीय प्रक्रिया है। प्राथमिक पश्चिमीकरण जो है वो लोक परंपराओं में जो परिवर्तन दिख रहा है उसको हम प्राथमिक पश्चिमीकरण के अंतर्गत मान रहे हैं। जनजातीय जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनमें परिवर्तन को हम प्राथमिक पश्चिमीकरण के अंतर्गत रख रहे हैं। इसी में जनजातियों का ईसाईकरण भी शामिल है। द्वितीयक पश्चिमीकरण, ये ग्रामीण जो समुदाय है उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, ग्रामीण समुदायों की परंपराओं में। बुंदेली है, बुंदेली तो भोजपुरी गीत है।
पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से इनमें परिवर्तन आ रहे हैं और इनका आधुनिक संचार माध्यमों के द्वारा प्रसारण किया जाता है। आजकल तो फिर पिक्चर भी बनने लगी, भोजपुरी गाने, भोजपुरी पिक्चर कितनी फेमस हो जाती है। पहले कोई जानता नहीं था, है ना। आजकल कितना प्रचार प्रसार उनका होता है ना। भोजपुरी कलाकार को पहले कोई जानता नहीं था, आज कितने फेमस हो गए हैं, है ना। चुनाव लड़के जीत गए, सांसद बन गए है ना। उनको पार्टियां टिकट देने लगी क्योंकि इतने फेमस हो गए हैं, तो पार्टी टिकट दे देती है उनको, तो जीत जाते हैं। कितने लोग जो है सांसद हैं, रवि किशन हो गए, और वो कौन है, निरहुआ वो भी सांसद बन गए। अभी उन्होंने वापस ले लिया ना नाम, गायक है ना, क्या नाम उनका, पवन सिंह, उन्होंने नाम वापस ले लिया, कोई विवाद हो गया था तो उनको टिकट दिया था। और पहले से मनोज तिवारी तो पहले से ही है ना। तो ये सब भोजपुरी कलाकार हैं और आज इतने फेमस हो गए कि पार्टी की टिकट दे रही है और चुनाव भी जीत जाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये है द्वितीय पश्चिमीकरण। इसके बाद तृतीय पश्चिमीकरण है। हाँ, द्वितीय है ये, अभी द्वितीय चल रहा है। इसमें हिंदू जातियों का ईसाईकरण हो रहा है, क्षेत्रीय प्रक्रिया है ये, और भारत का ग्रामीण समाज जो है इस चरण से गुजर रहा है। जनजातीय समाज प्राथमिक पश्चिमीकरण, ग्रामीण समाज द्वितीय पश्चिमीकरण और नगरीय समाज तृतीय पश्चिमीकरण, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। समझने के लिए इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्राथमिक जो पश्चिमीकरण है वो जनजातीय समुदाय में हो रहा है, द्वितीय पश्चिमीकरण ग्रामीण समुदाय में हो रहा है, तृतीय जो पश्चिमीकरण है वो नगरीय समाजों में, नगरीय समुदाय में हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद आता है भारत में तृतीय पश्चिमीकरण। देखिए, प्राथमिक और द्वितीय जो पश्चिमीकरण है वो लघु परंपराओं के अंतर्गत आता है। मैंने आप लोगों को लघु परंपराएं और बृहद परंपराओं के बारे में बताया था। तो लघु परंपराएं जो होती हैं वो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में उनका प्रचलन होता है ना। और बृहद परंपराएं जो होती हैं वो पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में प्रचलित होती हैं। ठीक है, तो जो तृतीय पश्चिमीकरण है उसके अंतर्गत भारत की जो बृहद परंपराएं हैं उन पर पश्चिमीकरण का प्रभाव देखा जाता है। यानी जो बृहद परंपराएं हैं वो पश्चिमी रंग में रंग जाती हैं, यानी उनमें बहुत सारे परिवर्तन पश्चिमीकरण की वजह से हो जाते हैं, है ना। रामायण महाभारत इसमें उदाहरण दिया है मैंने, ये जो है बृहद परंपराओं के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें भी जो है चेंजेस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि रामायण है, महाभारत है, गीता है, इसका दूरदर्शन या सिनेमा के माध्यम से प्रसारण किया जाता है। ठीक है, तो ये है इस तरीके से पश्चिमी तृतीय पश्चिमीकरण। ये राष्ट्रवादी प्रक्रिया है, पूरे राष्ट्र में संचालित होती है और भारत में नगरीय क्षेत्र इस चरण से गुजर रहा है। जैसा मैंने अभी बताया है कि तृतीय जो पश्चिमीकरण है वो नगरीय समाजों में प्रचलित है, नगरीय समाजों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आ गया समझ में। प्राथमिक पश्चिमीकरण कहाँ पर है, जनजातीय समुदायों में है। द्वितीय पश्चिमीकरण कहाँ पर है, ग्रामीण समुदायों में है। और तृतीय पश्चिमीकरण है नगरीय समुदायों में। प्राथमिक द्वितीय जो है ये लघु परंपराओं के अंतर्गत आते हैं, है ना। मैंने दो परंपराएं बताई थी, लघु और बृहद परंपराएं। तो लघु परंपराओं में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो प्राथमिक और द्वितीय पश्चिमीकरण के अंतर्गत आते हैं। लघु जो परंपराएं होती हैं वो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती हैं। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे आप लोगों को। जैसे हम धार्मिक दृष्टि में देखें तो बैगा जनजाति में जो बूढ़ा देव हैं वो लघु परंपराओं के अंतर्गत आते हैं। सभी समाजों में भगवान राम की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है, तो ये बृहद परंपराओं के अंतर्गत आते हैं। मैंने सारे एग्जाम्पल उस समय दिए हैं दोनों परंपराओं के अंतर्गत। तो आया समझ में, तृतीय पश्चिमीकरण में जो बृहद परंपराएं हैं उनमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है और नगरीय क्षेत्रों में इस तरह का चेंजेस हम देख रहे हैं। तो ये तृतीय पश्चिमीकरण के अंतर्गत आता है। तो ये है तीन अवस्थाएं जो भारत में दिखाई दे रही हैं।
इसके बाद इसकी प्रकृति, लक्षण, विशेषताएं, फीचर्स, पश्चिमीकरण के फीचर्स हमें जो है यहां पर पढ़ना है। देखिए 6 जो लक्षण हैं वो एम.एन. श्रीनिवास ने बताए हैं, 6, ठीक है। तो मैंने पहले वो लक्षण यहां पर लिखे हुए हैं जो एम.एन. श्रीनिवास ने बताए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 6 हैं और कुछ अन्य हैं। तो पहला उन्होंने बताया है नैतिक रूप से तटस्थ। जो पश्चिमीकरण की अवधारणा है नैतिक रूप से तटस्थ है। अब नैतिक रूप से तटस्थ का मतलब यहाँ पर क्या है ना, नैतिक रूप से तटस्थ का मतलब होता है कि ये जो अवधारणा है ये नहीं बताती है कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये अच्छे हैं या बुरे हैं। पश्चिमीकरण केवल ये बताती है कि परिवर्तन होते हैं। इसकी वजह से एम.एन. श्रीनिवास ने जो पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है उसमें केवल ये बताया जाता है कि पश्चिमी समाजों के प्रभाव के कारण पूर्वी समाजों में परिवर्तन हो रहे हैं। अब वो परिवर्तन अच्छे हैं या बुरे हैं ये इसमें नहीं बताया जाता है। जैसे आधुनिकीकरण है तो आधुनिकीकरण में बताया जाता है कि जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। तो वो ये बताती है कि भाई अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन इसमें केवल ये बताया जाता है कि परिवर्तन हो रहे हैं। अब वो परिवर्तन अच्छे हैं या बुरे हैं ये बताने में असमर्थ है। तो ये एक आलोचना भी है इसकी। हम आगे इसकी आलोचना, इस अवधारणा की आलोचना पढ़ेंगे तो यहीं से एक पॉइंट आलोचना का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बात समझ में, नैतिक रूप से तटस्थ का मतलब आपको उसका मीनिंग समझना है। आपने केवल ये वर्ड याद कर लिया है उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप भूल जाओगे। जब तक इसका मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक जो है उसको याद नहीं रख पाएंगे और फिर आगे कुछ उसमें अपनी तरह से लिख नहीं पाएंगे उसको, है ना। तो नैतिक रूप से तटस्थ का मतलब होता है कि ये अवधारणा केवल परिवर्तन बताती है। परिवर्तन क्या बताती है कि पश्चिमी समाजों के प्रभाव के कारण पूर्वी समाजों में ये परिवर्तन हो रहे हैं, बस। अब वो परिवर्तन कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उचित हैं, अनुचित हैं, ये बताने में ये अवधारणा असमर्थ है। ये नहीं बता रही है, यानी ये एक इसकी आलोचना भी है। इस अवधारणा की आलोचना हम बाद में करेंगे तो वहां पर भी यहां से हम एक पॉइंट उठाएंगे, ठीक है। इसके बाद आती है व्यापक अवधारणा। व्यापक अवधारणा क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा समाज में सभी तरह के परिवर्तनों को क्लियर किया जाता है, बताया जाता है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन हो, है ना। इस अवधारणा के द्वारा समाज में सभी प्रकार के परिवर्तनों को व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं व्यापक अवधारणा। लेकिन जब हम आधुनिकीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो फिर आधुनिकीकरण और ज्यादा व्यापक हो जाएगी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंट्राडिक्शन लगेगा, आगे हम दोनों में अंतर समझेंगे तो आप कहेंगे सर आपने तो वहां पर ऐसा बता दिया, यहां तो उल्टा हो गया, है ना। लेकिन ये व्यापक अवधारणा है। अगर हम आधुनिकीकरण से कंपेरिजन करेंगे तो उससे कम व्यापक है ना। मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, नहीं तो फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है ना। आए समझ में? तो ये व्यापक है लेकिन आधुनिकीकरण की तुलना में कम व्यापक है। जब हम दोनों की कंपेरिजन करेंगे तो फिर ये उसकी तुलना में संकुचित अवधारणा हो जाती है। वहां पर अंतर में आएगा ये पॉइंट, है ना। कंपेरिजन की बात है ये, ठीक है। तो कंपेरिजन के हिसाब से संकुचित है, दोनों में कंपेरिजन करेंगे, लेकिन यहां पर व्यापक हम लिख रहे हैं उसको, ठीक है। तो आगे समझ में व्यापक अवधारणा का मतलब। व्यापक अवधारणा इसलिए है क्योंकि इस अवधारणा के जरिए पूर्वी समाजों में सभी तरह के परिवर्तनों को व्यक्त किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन हो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। एक वैज्ञानिक अवधारणा।
वैज्ञानिक अवधारणा इसलिए है क्योंकि नैतिक रूप से तटस्थ है। इसमें ये मूल्यों की बात नहीं करता है, ये है ना, अच्छाई बुराई की बात नहीं करता है, किसी चीज को वैज्ञानिक तरीके से देखने का प्रयास करता है। और एक कारण ये भी है वैज्ञानिक होने का, क्योंकि इसमें जो है हर तरह के परिवर्तनों को व्यक्त किया जाता है इसके माध्यम से, है ना, चाहे वो परिवर्तन कोई भी हो। पूर्वी समाजों में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो किसी तरह का परिवर्तन हो, उसको जो है इसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसलिए वैज्ञानिक है। और एक कारण मैंने बताया है कि ये नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा भी है, तो इन कारणों से इसको वैज्ञानिक माना जाता है। अनेक प्रारूप, अब देखिए यहाँ पर भी कंट्रडिक्शन आएगा अभी जब हम अंतर पढ़ेंगे, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में अंतर देखेंगे तो वहां पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। आधुनिकीकरण में और ज्यादा प्रारूप है, यहां पर उसकी अपेक्षा कम प्रारूप है ना। यहां पर केवल पश्चिमी प्रारूप ही चलता है, पश्चिमी मॉडल ही चलता है। पश्चिमी मॉडल उसमें यूरोपीय मॉडल हो जाता है, अमेरिकी मॉडल हो जाता है ना। लेकिन जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो ओवरऑल मॉडल हो गया, उसमें यूरोप एशियाई मॉडल भी हो गया, अफ्रीकी मॉडल भी हो जाता है। तो वो आधुनिकीकरण में इससे ज्यादा प्रारूप है ना। अनेक प्रारूप का मतलब समझ रहे हैं ना। अनेक प्रारूप का मतलब है कि इसमें बहुत सारे मॉडल हैं। यूरोपीय मॉडल, एक अलग से ब्रिटिश मॉडल है हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश मॉडल ने ज्यादा प्रभावित किया है। ओवरऑल हम बात करें तो यूरोपीय मॉडल है। साम्यवादी मॉडल, रूस का साम्यवादी मॉडल है, अमेरिकी मॉडल है ना। तो ये सारे मॉडल जो है पश्चिमीकरण के अंतर्गत आते हैं, जो प्रभावित करते हैं, है ना। लेकिन हमारे सामने मॉडल कौन सा रहा है बड़ा? ब्रिटिश मॉडल, है ना, क्योंकि हमने ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें ली हुई, ब्रिटेन से ज्यादा हम प्रभावित हुए हैं। तो भारत के लिए मॉडल एक ही है, ब्रिटिश मॉडल। लेकिन पश्चिमीकरण के अंतर्गत अन्य देशों के संबंध में अगर हम देखें तो ब्रिटिश मॉडल के साथ साथ पूरा यूरोपीय मॉडल आ जाता है, अमेरिकी मॉडल आ जाता है, रूस का साम्यवादी मॉडल आ जाता है। तो ये सारे जो है पश्चिमीकरण के अंतर्गत मॉडल आते हैं। लेकिन अगर जब हम इसका आधुनिकीकरण से कंपैरिजन करेंगे तो उसमें और ज्यादा मॉडल हो जाएंगे। तो यहां पर आप कहेंगे कि सर आपने तो वहां पर ऐसा बताया था, अब आधुनिकीकरण में चेंज हो गया। तो आधुनिकीकरण में इससे ज्यादा मॉडल हो जाते हैं ना, वहां पर यूरोपीय मॉडल भी जुड़ जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल भी जुड़ जाएगा, है ना। तो उसमें इससे ज्यादा मॉडल हो गए, क्योंकि आधुनिकीकरण और व्यापक प्रक्रिया हो जाती है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी मॉडल है, पश्चिमी मॉडल के अंतर्गत फिर यूरोपीय मॉडल हो जाता है, या उसी में हम ब्रिटिश मॉडल कह लें, अमेरिकी मॉडल हो जाता है, रूस का साम्यवादी मॉडल हो जाता है। यह है पश्चिमीकरण। इसमें जब एशियाई मॉडल ऐड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल ऐड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो आधुनिकीकरण बन जाएगा, वो आधुनिकीकरण, इससे और ज्यादा व्यापक हो गया। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इसको समझना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी क्या होली खेल के आए हैं तो हो सकता है उसका खुमार अभी नहीं उतरा हो, और वो दिक्कत ये हो गई कि ये टफ टॉपिक आ गया। और आधुनिकीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं ना, आधुनिकीकरण, अब आधुनिकीकरण पहले पढ़ लिया है, अब पश्चिमीकरण पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड चीजें हैं। तो समस्या वही हो रही है कि गैप हो गया बीच में। अब आधुनिकीकरण में क्या था, बच्चे सब भूल ही गए होंगे कि यार आधुनिकीकरण में समझ नहीं आ रहा क्या था, क्या हमने पढ़ा था, सब भूल गए, है ना, क्योंकि बीच में होली का खुमार छाया हुआ है। अभी तो रंग पंचमी आएगी, है ना। होली में दिक्कत यही होती है कि 2-3 दिन का त्योहार रहता है, तो समस्या वही हो, कहते ना सिर मुड़ाते ओले पड़े, है ना। जैसे ही जो है क्लास स्टार्ट हुई वैसे ही ये टॉपिक टफ आ गया, बीच में गैप हो गया 3-4 दिन का। तो थोड़ा सा समझना है कि अनेक प्रारूप का मतलब होता है कि पश्चिमीकरण के अंतर्गत बहुत सारे मॉडल आते हैं जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं। मॉडल का मतलब प्रारूप प्रभावित
किससे किससे हो रहे हैं, कौन कौन सी चीजें पश्चिमीकरण के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो पश्चिमीकरण के अंतर्गत यहां पर मैं लिख देता हूं क्या क्या मॉडल हैं। एक तो यूरोपीय मॉडल, और इसी में आता है ब्रिटिश मॉडल। अमेरिकी मॉडल, रूस का साम्यवादी मॉडल, ये ठीक है। तो इनको कहते हैं अनेक प्रारूप हैं। पश्चिमीकरण के अंतर्गत ये प्रारूप आते हैं, यानी इनसे पूर्वी देश प्रभावित हो रहे हैं। इनके यहाँ इसमें जो परंपराएं हैं, जो भी प्रथाएं हैं, उनसे प्रभावित हो रहे हैं पूर्वी देश, भारत जैसे देश। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि इसी में अगर कुछ और मॉडल हम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आधुनिकीकरण हो जाएगा। क्योंकि आधुनिकीकरण पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की बात नहीं करता है, लेकिन ये क्षेत्र की बात करता है। ये सब अंतर में आप पढ़ेंगे तो अभी से बता दूंगा तो अंतर एकदम क्लियर हो जाएगा। ये केवल क्षेत्र, ये क्षेत्र की बात करता है। क्योंकि पश्चिमीकरण मतलब पश्चिमी जो समाज है ना, पश्चिमी मतलब हम जो है अपने यहां से लगाते हैं, है ना। या हम ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से बात करें तो जो 0 डिग्री देशांतर है उसके पश्चिम में जो स्थित देश हैं, है ना, तो वो सारे पश्चिमी समाज के अंतर्गत आते हैं, है ना। और पूर्व जैसे भारत जहां पर स्थित है वो पूर्वी समाज कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक क्षेत्र विशेष की बात करती है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया, है ना। केवल पश्चिमी समाजों से संबंधित है ये, पश्चिमी समाजों में के कारण जो परिवर्तन होते हैं। लेकिन जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो उसमें किसी क्षेत्र की बात नहीं होती है, ओवरऑल जहां से जो चीज हमें अच्छी लगी हमने वो चीज ले ली तो आधुनिकीकरण हो गया, है ना। चाहे वो पश्चिमी समाजों की बात करें, चाहे वो पूर्वी समाजों की बात करें, है ना। जहां जो चीज नई दिख रही है, हमें अच्छी दिख रही है, उसको हम अगर अपना लेते हैं तो वो आधुनिकीकरण हो जाता है। लेकिन पश्चिमीकरण में केवल पश्चिमी समाजों से हम चीजें ले रहे हैं तो पश्चिमीकरण, तो इसमें केवल यही मॉडल आएंगे। इसमें हम अगर भारतीय मॉडल प्लस कर दें, एशियाई मॉडल प्लस कर दें, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल इसमें और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, वो आधुनिकीकरण हो जाएगा। ऐसा आ गया समझ में। अब जो मैं कहना चाह रहा था, जटिल तथा बहुस्तरीय क्रिया है। जटिल तथा बहुस्तरीय क्रिया का मतलब यहां पर यह है कि जटिल है, बहुस्तरीय है, इसलिए जटिल है ना। जटिल होने के कारण कि बहुत सारे स्तर है, अलग अलग स्तरों में, अलग अलग समाजों में जो है ना, हमारा जो समाज है उसमें बहुत सारे स्तर है। तो हर स्तर में जो है ये प्रक्रिया प्रचलित होती है ना। हर वर्ण में, हर जाति में, हर धर्म के लोगों में जो है इस प्रक्रिया का प्रचलन है। इसलिए इसको बहुस्तरीय या बहुआयामी भी बोलते हैं। इसको बहुआयामी प्रक्रिया बोला जाता है क्योंकि हर स्तर के व्यक्ति में ये विद्यमान है, चाहे वो हाई क्लास फैमिली हो, चाहे वो लो क्लास फैमिली, हाई प्रोफाइल फैमिली, वहां तो खैर ये प्रक्रिया ज्यादा प्रचलित होती है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय समाज है, निम्न वर्गीय समाज है, वहां पर भी इसका प्रचलन है, वो भी अपना रहे, अपने तरीके से अपना रहे, है ना। जितनी उनकी गुंजाइश है उसके हिसाब से अपना रहे हैं। हाई प्रोफाइल फैमिली ज्यादा अच्छे तरीके से उसको अपना रही है क्योंकि उनके पास पैसा है। इन सब के लिए पैसे चाहिए, खान पान जो है, अब खाने के लिए पैसे नहीं। आप सोच रहे हैं पश्चिमीकरण की हम जो प्रक्रिया है, पश्चिमीकरण की जो प्रथाएं हैं, परंपराएं, उसको अपना ले तो कैसे संभव है ना। तो अपने तरीके से वो अपना रहे हैं, है ना, अपनी गुंजाइश के हिसाब से वो अपना रहे हैं। लेकिन है हर जगह, हर स्तर पर ये विद्यमान है, हर स्तर पर ये चलायमान है। इसलिए इसको कहते हैं बहुस्तरीय, बहुआयामी, जटिल प्रक्रिया, ठीक है। चेतन व अचेतन, ये छठा पॉइंट है, लास्ट है, एम.एन. श्रीनिवास के हिसाब से जो बताए हैं। अचेतन चेतन अचेतन, चेतन अचेतन का मतलब होता है कि कुछ
जो तौर तरीके हैं, पश्चिमीकरण के अंतर्गत कुछ जो तौर तरीके हैं हम चेतनापूर्ण ढंग से अवेयर तरीके से अपनाते हैं। चेतन अचेतन मतलब समझ रहे हैं ना? चेतन का मतलब हम सोच समझ करके किसी चीज को अपनाना, अवेयर ढंग से किसी चीज को अपनाना, तो उसको बोलते हैं चेतन, है ना? जैसे हमने किसी चीज को देखा और हमें अच्छी लगी, हमने अपना ली, तो चेतनापूर्ण ढंग से होता है। अवेयर जागरूक तरीके से जब हम किसी चीज को अपनाते हैं तो वो उसको कहा जाता है चेतन। कोई चीज हम अनजाने में अपना लेते हैं, हमें पता ही नहीं चला कि हमने कब उसको सीख लिया, अपना लिया, तो हम उसको कहते हैं अचेतन। तो चेतन मतलब देख करके, सोच समझ करके, ऐसा हम कह सकते हैं। किसी प्रक्रिया को, किसी प्रथा को, किसी परंपरा को, किसी मूल्य को हम जब सोच समझ करके अपनाते हैं, अवेयर तरीके से अपनाते हैं, तो वो हो जाता है चेतन, है ना? जैसे अब किसी के यहाँ कोई नई चीज आई, कोई नया आइटम आया, कोई नया उपकरण आया और हमें अच्छा लगा, हमने भी जो है वो चीज मंगा ली, अपना ली, तो वो चेतनापूर्ण ढंग से। कभी कभी जो है हम साथ में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं और अनजाने में कोई चीज जो है हम अपनाने लगते हैं, है ना? उन्होंने जैसे अब कोई उनके यहाँ कोई परंपरा है, प्रथा है, उस प्रथा को हम जो है अपना लेते हैं, है ना? मतलब साथ में रहते रहते हमने जो है कभी सोचा नहीं था कि उसको हम अपनाएंगे, लेकिन फिर भी हम उसको अपनाने लग जाते हैं, तो उसको कहते हैं अचेतन, है ना? तो इसमें भौतिक चीजें आती है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें भौतिक चीजें आती हैं और इसमें अभौतिक चीजें आती हैं, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। मतलब भौतिक चीजों को जब हम अपना लेते हैं तो सोच समझ करके अपनाएंगे। जैसे मैंने भी उदाहरण दिया, कोई उपकरण है, अच्छा लगता है, कोई नया उपकरण है, कोई नई चीज है आई है मार्केट में, कोई व्यक्ति लाया, हम उसको अपनाएंगे तो चेतनापूर्ण ढंग से अपनाएंगे, सोच समझ करके अपनाएंगे, क्योंकि हमें वो लानी पड़ेगी मार्केट से, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इस भौतिक जो चीजें होती हैं उनको जब हम अपनाते हैं तो वो चेतन अवस्था में होती है, जानबूझ करके, सोच समझ करके। और अचेतन जो प्रक्रिया होती है उसमें जो परंपराएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, यानी अभौतिक जो चीजें होती हैं। भौतिक अभौतिक समझते हैं? भौतिक मतलब जिनको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, यानी मूर्त, उसको मूर्त अमूर्त भी कह सकते हैं। भौतिक जो चीजें होती है वो मूर्त होती हैं और अभौतिक कैसी होती है? अमूर्त होती है। अभौतिक के अंतर्गत प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, मूल है, ये अभौतिक के अंतर्गत आती हैं, जो अमूर्त होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। तो मूर्त जो चीजें होती हैं उनको हम चेतनापूर्ण ढंग से अपनाते हैं, अमूर्त जो चीजें होती हैं वो हम अचेतन अवस्था में अपनाते हैं, उसमें हम सोचते नहीं हैं, धीरे धीरे जो है हम उनको अपनाने लग जाते हैं, है ना? साथ में रहते रहते जो है कुछ ऐसी परंपराएं लोग करते हैं, जो प्रथाएं जो सामने वाले अपना रहे हैं, उसी को हम जो है धीरे धीरे अपनाने लग जाते हैं। तो उसमें कोई विचार नहीं किया जाता, सोचा नहीं जाता है, तो उसको कहते हैं अचेतन। इसी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी बोला जाता है। अभी एक पॉइंट इसमें आएगा। ये तो हो गए 6 पॉइंट जो उन्होंने श्रीनिवास ने बताए हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट इसमें आते हैं, जैसे संपूर्ण जीवन पर प्रभाव, ये लगभग हम पढ़ ही चुके हैं। संपूर्ण जीवन पर प्रभाव कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो पश्चिमीकरण है वो सारे हमारा जो जीवन है उसको प्रभावित करती है, हर तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है ना? चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो संगठनात्मक जीवन हो, है ना? हर तरह का जो हमारा जीवन है उसको जो है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिसमें चेतन अचेतन बताया है वही लगभग ये है। प्रत्यक्ष मतलब सीधे हमसे वो हमारे जीवन को या हमारे मूल्यों को, हमारी प्रथाओं को प्रभावित करती है। चेतन मतलब प्रत्यक्ष, ऐसा हम कह सकते हैं, और अचेतन यानी अप्रत्यक्ष, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना? डायरेक्ट जो है हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति, हमारे जो धर्म है, सीधे प्रभावित करती है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया, तो उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। इनडायरेक्ट जो प्रभावित होती है चीजें, है ना, सीधे जो प्रभावित न करके अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, तो अप्रत्यक्ष। चेतन यानी प्रत्यक्ष और अचेतन यानी अप्रत्यक्ष, जैसा हम कह सकते हैं।
असमान प्रभाव का मतलब होता है कि ये सभी समाजों में एक जैसा प्रभाव नहीं होता है इसका। मैंने अभी बताया कि अपने सुविधा के हिसाब से समाज इसको अपनाते हैं। हाई प्रोफाइल सोसाइटी इसको अलग तरीके से अपनाती है, ज्यादा प्रभाव वहां पर दिखाई देता है। मध्यम वर्गीय जो समाज है उसमें इसका प्रभाव थोड़ा सा कम है। निम्न वर्गीय समाज उसमें थोड़ा सा और कम होता है, क्योंकि वो अपनी सुविधा के हिसाब से इसको अपनाते हैं और वहां तक वो पहुंचने में भी थोड़ा सा समय लगता है। सबसे पहले जो है हाई प्रोफाइल सोसाइटी के पास ये चीजें पहुंचती हैं, है ना, तो उनको उनके द्वारा अपना लिया जाता है ना। तो इस तरीके से जो है सभी प्रकार के समाजों में पश्चिमीकरण का जो प्रभाव होता है वो असमान होता है, समान नहीं होता है। हाई प्रोफाइल सोसाइटी में इसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। ठीक, तो इस तरीके से ये यहां तक पूरा हो जाता है इसके लक्षण तक। इसके बाद आगे है भारत में पश्चिमीकरण के प्रभाव। भारत में पश्चिमीकरण के प्रभाव के अंतर्गत यहां पर मैंने अलग अलग प्रभाव बताया। इसमें आप जो है सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव करके लिख सकते हैं। इसी के अंदर, है ना, इसी के अंदर मतलब खान पान रहन सहन में जैसे परिवर्तन है तो इसी को हम सकारात्मक रूप में बता सकते हैं और नकारात्मक रूप से भी बता सकते हैं, सभी में, क्योंकि दोनों तरह के प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण, अब अंतर हम पढ़ेंगे तो वहां पर और मिलेगा। पश्चिमीकरण के नकारात्मक प्रभाव ज्यादा हैं, आधुनिकीकरण के नकारात्मक प्रभाव कम है। ठीक है, दोनों से अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो पश्चिमीकरण में नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिखाई देते हैं, आधुनिकीकरण में थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, तो हर पॉइंट में आप जो है सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव बता सकते हैं। हालांकि नोट्स में मैंने सब लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है कि भारत में पश्चिमीकरण के नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए, है ना, पर्टिकुलर, या भारत में पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या ओवरऑल पूछ सकता है कि भारत में पश्चिमीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं उनका उल्लेख कीजिए। ओवरऑल आपको फिर लिखना पड़ेगा, उसमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों का मेंशन करना पड़ेगा। पर्टिकुलर एक पूछता है तो उसी को बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो भारत में पश्चिमीकरण के प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक, इस तरीके से ऐसे आपको बताना पड़ेगा। है ना, जैसे खान पान रहन सहन में परिवर्तन आया है, तो खान पान में जो परिवर्तन आया है उसमें यह है कि पहले जो है सादा खाना लोग खाते थे ना, भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता में जो है लोग सादा खाना खाते थे, लेकिन पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण जो है खाने में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, है ना, मीट है, अंडा है ना, मदिरा है, इसका सेवन ज़्यादातर किया जाता है ना, और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, फास्ट फूड वगैरह जो है वहीं से सब पश्चिमी देशों से आए हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे एक तो शरीर जो है, शरीर के लिए नुकसानदेह है कहीं ना कहीं ये चीज़ें। आज जो है हमारी जो बॉडी है उसमें रेजिस्टेंस पावर कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है कि इस तरह की चीज़ें खाते हैं ना। आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे और ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाएंगे तो आपकी रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा रहेगी। लेकिन इस तरह के खाने में जो है कहीं ना कहीं जो है हमारी जो बॉडी है उसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई है।
तो क्या होता है कि जरा सा कुछ चेंज हुआ, मौसम में जरा सा चेंज हुआ, वैसे ही जो तबीयत खराब होने लगती है। मतलब पहले आप देखो कि लोग बीमारी नहीं पड़ते थे, कितना फर्क हो गया है ना। कई लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं कि हमारे तो एक इंजेक्शन नहीं लगा अभी तक, हमने तो गोली नहीं खाई। मतलब आज जो वृद्ध लोग हैं उनसे आप पूछो, बात करो, तो ये कहते हैं हमने तो एक टेबलेट ही नहीं खाई है आज तक, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, एक इंजेक्शन नहीं लगा। अब सोचो आप, पूरी जिंदगी निकल गई। हमारे पिताजी हैं, उनकी उम्र 90 साल और अभी साइकिल चलाते हैं है ना। वही खेत पर रहते हैं, वहां पर सब्जी वगैरह वो खाना खुद खाना बना लेते हैं। उनको मना करते हैं, लेकिन उनको अपने हाथ का खाना बना हुआ अच्छा लगता है ना। तो वहाँ कुआं है और मकान बना हुआ, और वहीं पर जो है सब्जी वगैरह उगा लेते हैं वो, तो वहीं पर सब्जी बनाते हैं तोड़ के, एकदम हरी ताजी सब्जी, और रोटी खुद बनाते हैं, सब्जी रोटी है ना। उनको बार बार मना करने के बाद भी नहीं मानते, क्योंकि उनको अपने हाथ का बना हुआ अच्छा लगता है खाना, है ना। और गांव थोड़ा सा पास में है, तो साइकिल चला के जाते हैं। उनको बार बार मना करने के बाद भी साइकिल चलाते हैं, और पैदल चलना। तो इतने ज़्यादा अभी एक्टिव है कि कहीं भी अभी कहीं किसी ने बुलाया था, निमंत्रण वगैरह था, उनको मना करते निमंत्रण में जाने नहीं है, बंद करो, लेकिन उनको पता चलेगा तो वो मानते नहीं है। मतलब उनको ये रहता है कि भाई लोग बुला रहे हैं तो जाना चाहिए, है ना। तो इतना आजकल लोग कहाँ किसी को पूछते हैं, लेकिन उन्होंने बुलाया है तो जाना जरूरी है ना। तो मतलब इतने एक्टिव लोग हैं। अब सोचो आप 90 साल की उम्र में जो है इस तरह की गतिविधियां। अब आज सोचो जो है 50 साल की उम्र में ही लोग जो है उनकी हालत क्या हो जाती है, जरा सा कुछ हुआ तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। तो ये इसी वजह से तो हो रहा है, ये खान पान जो इस तरह से चेंज हुआ है, तो पश्चिमीकरण का दुष्प्रभाव ही है ये। तो ये दुष्प्रभाव में आपको लिखना है ये चीजें, है ना। पहनावे में बहुत अंतर आ गया है ना, कपड़े ही कम हो गए हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें जो है ये कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता संस्कृति को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। दुष्प्रभाव आपको ये चीजें लिखना है। तो सकारात्मक प्रभाव तो ठीक है, कम है, नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है, मैंने पहले बताया, है ना। ठीक, तो इसको हम कल और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कल टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो इसमें दोनों में अंतर हमें पढ़ना है, और इसके बाद यही पढ़ लेंगे उत्तराधुनिकरण। तो ऐसे ये 2 टॉपिक आपके 2 काय को ज्यादा हो जाएंगे। चौथी यूनिट के 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो मैंने विवाह परिवार और शिक्षा पर औद्योगिकरण का प्रभाव टॉपिक कराया था, और 2 टॉपिक ही हो जाएंगे। तो चौथी यूनिट के काफी कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे वो जनसंख्या वाला, वो तो पुरानी है वैसे। चौथी यूनिट में लास्ट में जो टॉपिक है ना, तो पुरानी है वो, जनसंख्या वृद्धि वगैरह उसमें दिया है ना। तो मतलब कहने का ये है कि चौथी यूनिट फिर जल्दी हो जाएगी। इसमें आगे जो टॉपिक आगे जो यूनिट है, बड़ी जो यूनिट है वो तीसरी यूनिट है मेन, उसमें समय लगेगा बस। वो कंप्लीट हुई फिर सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि 5वीं यूनिट में 2-3 टॉपिक को छोड़कर सब पुराने हैं। 5वीं यूनिट है ना, उसमें वो डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा है, डिजिटल शिक्षा है ना, एक आध और कोई टॉपिक है, बस 2-3 टॉपिक छोड़ के बाकी 5वीं यूनिट में पुराने टॉपिक हैं। चौथी यूनिट में हमने कुछ टॉपिक अभी कर लिए हैं, बचे हुए टॉपिक आगे करना है। बाकी जो बचती है मेन आपकी तीसरी यूनिट, वो बड़ी यूनिट है, उसमें समय लगेगा। और ये यूनिट जो चल रही है दूसरी यूनिट, ये लगभग कंप्लीट होने में, ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है ना। ठीक।